आज हम बात करेंगे रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य केस की। ये 1950s का वो ऐतिहासिक मामला है जिसने आज़ाद भारत में प्रेस की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ द प्रेस की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा ली। चलिए इस पूरे मामले को अच्छे से समझते हैं। तो इस पूरे केस को समझने के लिए हम इन कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक पत्रिका पर प्रतिबंध लगा। फिर बात होगी आज़ादी और सार्वजनिक सुरक्षा की बहस की। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस मामले में असहमति वाली राय क्या थी और आखिर में इस केस का हमारे संविधान के पहले संशोधन पर क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक पत्रिका एक प्रतिबंध। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक संवैधानिक टकराव की नौबत आ गई। तो इस कहानी के केंद्र में है रोमेश थापर। वो बॉम्बे से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था क्रॉसरोड्स। ये एक समाजवादी पत्रिका थी और इसमें उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की काफ़ी आलोचना होती थी। अब इस आलोचना से नाराज होकर उस समय की मद्रास सरकार ने क्या किया? उन्होंने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 का इस्तेमाल करके क्रॉसरोड्स पत्रिका के मद्रास में आने और बिकने पर, मतलब उसके सर्कुलेशन पर ही बैन लगा दिया। और यहीं से शुरू हुआ राज्य की ताकत और एक नागरिक के मौलिक अधिकार के बीच सीधा टकराव। तो अब आते हैं मामले के सबसे अहम हिस्से पर, आज़ादी बनाम सार्वजनिक सुरक्षा। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या कानूनी दलीलें दीं। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही था कि आखिर कोई भी सरकार, मतलब स्टेट, बोलने की आज़ादी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस हद तक कितना कंट्रोल कर सकती है। सोचिए, आज़ाद भारत के लिए ये कितना ज़रूरी सवाल रहा होगा। अब देखिए, ये जो बहस थी वो संविधान के एक ही आर्टिकल के दो हिस्सों के बीच थी। रोमेश थापर का कहना था कि ये बैन मेरे आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को छीनता है। वहीं मद्रास सरकार का तर्क था कि नहीं, हमने तो आर्टिकल 19(2) के तहत पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है, जो कि जायज़ है। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही ज़रूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि उस समय के संविधान के हिसाब से बोलने की आज़ादी पर सिर्फ और सिर्फ राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के आधार पर रोक लगाई जा सकती थी। अब राज्य की सुरक्षा का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ही गंभीर मामले, जैसे देश के खिलाफ बगावत या विद्रोह, ना कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे झगड़े या शांति भंग होना। और यहीं पर पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है। ये राज्य की सुरक्षा के मुकाबले एक बहुत बड़ा और ढीला ढाला शब्द है, मतलब इसमें छोटी मोटी अशांति भी आ जाती है। तो कोर्ट का फैसला साफ था, राज्य की सुरक्षा एक बहुत ही संगीन मामला है और सरकार लोक व्यवस्था जैसी छोटी बात के नाम पर किसी के बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकती। अब सवाल ये उठता है कि अगर मद्रास सरकार का कानून इतना बड़ा दायरा रखता था तो कोर्ट ने क्या किया? यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी टूल का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये सिद्धांत क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये कोर्ट के हाथ में एक सर्जिकल चाकू जैसा है। अगर किसी कानून का कोई एक हिस्सा संविधान के खिलाफ है, मतलब असंवैधानिक है, तो कोर्ट पूरे कानून को खत्म करने के बजाय सिर्फ उस खराब हिस्से को काट कर अलग कर देती है। लेकिन शर्त यह है कि वो हिस्सा बाकी कानून से अलग किया जा सके और ऐसा करने से कानून बनाने का मूल मकसद ना बदले। तो इस केस में कोर्ट ने क्या देखा? पहला, मद्रास एक्ट पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर दोनों के लिए बैन लगाने की इजाज़त देता है। दूसरा, ये शब्द इतने व्यापक हैं कि इसके दायरे में संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरह के प्रतिबंध आ सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, तीसरा कदम। कोर्ट ने पाया कि इस कानून में से सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल को अलग करना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कोर्ट ने उस पूरे प्रावधान यानी सेक्शन 9(1)(a) को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। एक जज थे जो इस फैसले से सहमत नहीं थे। चलिए अब देखते हैं असहमतिपूर्ण राय को, यानी जस्टिस फजल अली का नजरिया क्या था। जस्टिस फजल अली का तर्क एकदम अलग था। उनका मानना था कि शांति और अमन बनाए रखना भी तो राज्य की सुरक्षा का ही एक हिस्सा है।
वो कहते थे कि कभी-कभी छोटी-मोटी गड़बड़ी भी बड़ा रूप ले सकती है और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उनके हिसाब से मद्रास सरकार का ये कानून बोलने की आज़ादी पर एक उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था। अब आते हैं हम इस कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर, पहले संशोधन की विरासत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि इसने तो हमारे संविधान को ही बदल दिया। कैसे? चलिए देखते हैं। टाइमलाइन को देखिए। मई 1950 में सुप्रीम कोर्ट का रोमेश थापर केस में फैसला आता है, जिससे बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने के आधार बहुत सीमित हो जाते हैं। और ठीक 1 साल बाद जून 1951 में सरकार इसके सीधे जवाब में संसद से पहला संविधान संशोधन पास करवा लेती है। और इस संशोधन में क्या था? संसद ने आर्टिकल 19(2) में कई नए शब्द जोड़ दिए। सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था शब्द को ही जोड़ दिया। जी हाँ, वही शब्द जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा व्यापक मानकर खारिज कर दिया था। इसके अलावा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना जैसे आधार भी जोड़े गए। इस एक संशोधन ने सरकार को भविष्य में बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने के लिए कहीं ज्यादा अधिकार दे दिए। तो रोमेश थापर केस ने एक तरह से न्यायपालिका और संसद के बीच एक बहस की शुरुआत की, बोलने की आज़ादी को लेकर। और ये बहस आज भी जारी है, जो हमारे कानूनों को लगातार आकार दे रही है। ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पहली बड़ी परीक्षा के 7 दशक बाद आज हमारे देश में बोलने की आज़ादी और लोक व्यवस्था के बीच का संतुलन कहाँ खड़ा है?